बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम दस्तक में हम आपको खुश आमदेद कहते हैं। नाज़रीन, हमारी हमेशा ये कोशिश होती है कि सियासत से हट कर ऐसे मौज़ूआत का इंतखाब किया जाए जिस पर आवाम की आगही हो, आवाम को पता चले कि उनके हकूक़ क्या हैं, ख़ास तौर पर रियासत से मुतल्लिक़ उनके क्या हकूक़ हैं, वो हुकूमत से रियासत से क्या तकाज़ा कर सकते हैं, और ख़ास तौर पर जो सरकार है वो आवाम को क्या जवाब दे सकती है अगर उनसे कोई सवाल पूछा जाए। इस हवाले से एक तस्वर हमारे सामने नज़र आता है, उसे हम कहते हैं इत्तलात तक रसाई। पाकिस्तान में तो कभी ये मुमकिन ही नहीं थी कि इत्तलात तक रसाई आवाम को होगी, लेकिन 2017 में पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया, इत्तलात तक रसाई का कानून, और उसके नतीजे में इंफॉर्मेशन कमीशन तश्कील दिया गया। और अब इंफॉर्मेशन कमीशन इस बात को यकीनी बना रहा है कि अवाम जो इत्तलात सरकार से मांगे, हुकूमत से मांगे, ब्यूरोक्रेसी से मांगे, तो उसके लिए एक टाइम फ्रेम दिया गया कि उस वक्त के अंदर अंदर अवाम को वो इंफॉर्मेशन बहम पहुंचाई जाए। ये इंफॉर्मेशन किस नौयत की है और किस नौयत की इंफॉर्मेशन मांगी जाती है। ख़ास तौर पर अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें तो सहाफ़ियों को मुख्तलिफ सरकारी डिपार्टमेंट से डे टू डे बेसिस के ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन दरकार होती है और उन्हें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आज हमारा मौजू इसके ऊपर है, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन यानी इत्तलात तक रसाई। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो गैर खुफिया यानी नॉन क्लासीफाइड ज़ुमरे में आती है, और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो जनरल इंफॉर्मेशन है यानी अमूमी इत्तलात जो सरकार और सरकार से मुतल्लिक जुड़े हुए तमाम सरकारी इदारे आवाम को और सहाफ़ियों को बाहम पहुँचाने के लिए उनकी ज़िम्मेदारी है। आज अपने जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनका तारफ़ आपसे कराते चलें। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार उमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उमर चीमा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ मौजूद हैं तहकीकाती जर्नलिज्म में एक बड़ा नाम एजाज सैयद साहब। एजाज सैयद साहब, प्रोग्राम दस्तक में खुश आमदेद। बहुत शुक्रिया मदीन साहब। और स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद आज़म, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। मोहम्मद आज़म साहब, आपसे पूछेंगे कि 2017 में पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने ये एक्ट, ये कानून पास किया, उसके नतीजे में एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट के नतीजे में इंफॉर्मेशन कमीशन तश्कील दिया गया। अभी तक की कुछ बताइए, कोई प्रोग्रेस अब तक क्या हुआ है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आज मौका दिया कि मैं इस मौजू पे बात कर सकूं। तो ये कमीशन, जैसे आपने बताया है कि नवंबर 2018 में बना था, उसके बाद से अभी तक हमारे पास कोई 1000 के करीब दरख्वास्तें आ चुकी हैं, जिसमें से हमारे पास कुछ 450 दरख्वास्तों पे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल चुकी हैं। इसमें हमारे 200 के करीब डिटेल आर्डर्स हैं। शुरू में तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, हमें कोई रिसोर्सेज भी ना दिए गए। पहले 8 महीने तो हमें कोई बजट नहीं था, अभी हम सिर्फ एक कमरे से 3 कमिश्नर बैठ के काम करते थे, कोई स्टाफ नहीं था। तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने अब इस कमीशन को इस नौयत तक ले आए हैं कि अब हमारी इंशाल्लाह ऑनलाइन एप्लीकेशन भी रिसीव होती हैं। वो हमने प्रोजेक्ट किया है विद द हेल्प ऑफ यूनेस्को, जिससे शहरी जो ना ऑनलाइन अपनी दरख्वास्त दे सकता है और उसको ऑनलाइन ट्रेस कर सकता है। मैं ये बताता चलूँ कि एक्सेस टू इंफॉर्मेशन जो कानून है, ये दुनिया में सनशाइन लॉ के तौर पर माना जाता है। सनशाइन लॉ। और इस वक्त ये दुनिया के 129 मुल्कों में है। पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहला मुल्क था जिसने FOI फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन ऑर्डिनेंस 2002 में शुरू किया था। लेकिन उसके बाद हमारे मुल्क में ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई, लेकिन इंडिया ने 2005 में उनका एक्ट आ गया। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, इवन मालदीव, इन सब मुल्कों में ये एक्ट मौजूद है, और उनका जो एक्ट है उसकी इंटरनेशनल रेटिंग हमसे बेहतर है। यानी कि हमारा 32 नंबर है, इंडिया का 5वां है, श्रीलंका का 8वां 9वां है, बांग्लादेश का शायद 17वां 18वां है, नेपाल और मालदीव भी हमसे आगे हैं। लेकिन फिर भी 129 मुल्कों में 32 रैंकिंग अच्छी है। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में 2013 में ये कमीशन बन गए थे, और खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान में पहला सूबा था जिसमें ये KPI खैबर पख्तूनख्वा ने RTI लॉ किया था 2013 में, और इनका राइट टू इंफॉर्मेशन। और उसकी रैंकिंग वैसे तो सिर्फ नेशनल रैंकिंग होती है उसकी, और पंजाब के लॉ में इस फेडरल लॉ से ज़्यादा बेहतर है। जी, हमारे साथ मौजूद है टेलीफोन लाइन पर एजाज सैयद साहब। बहुत सारी तहकीकाती रिपोर्टिंग की है एजाज सैयद साहब ने। एजाज सैयद साहब, ये बताइए कि जिससे आज़म साहब कह रहे हैं कि अब काम चल पड़ा है, यानी अब तो इंफॉर्मेशन तक रसाई मुमकिन है,
आप अभी समझते हैं कि बतौर सहाफ़ी अभी भी कुछ मुश्किलात हैं इत्तलात तक रसाई में? मेरे ख्याल में आजम साहब ने एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, मैं उससे थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं करता। उसकी वजह यह है कि जो आजम साहब ने खुद फरमाया कि 1000 के करीब एप्लीकेशंस उनके पास मौजूद हैं, और मतलब जो पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के पास लोगों को रुजू करने की जरूरत पड़ रही है। तो जरूरत तो इसीलिए रुजू करने की पड़ रही है ना कि लोगों को मालूमात नहीं मिल रही जी। आप ये कह लीजिए कि मैं आजम साहब की बात को ही आगे बढ़ाते हुए कि इस तरह से आप कह सकते हैं कि पहले कानून नहीं था, अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों में अवेयरनेस आ रही है और शऊर आ रहा है। जी, शऊर जो है वो आ रहा है। लेकिन अगर आप ये कहिए कि मालूमात मिलने लग पड़ी है, तो मैं कहूँगा कि अभी मालूमात मिलने का जो पैरामीटर है वो पहले तय करना होगा कि मालूमात मिलने का पैरामीटर क्या है। पहले तो ये तय करना होगा कि कितने फीसद लोगों ने मालूमात तक रसाई के कानून पर अमल दरामद करते हुए दरखास्तें दी हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को, और फिर किस किस डिपार्टमेंट ने वो मालूमात फराहम की है और किसने वो मालूमात फराहम नहीं की। तो पहले तो यार्ड स्टिक तय करनी होगी जो अभी हमने तय नहीं की है। तो आजम साहब की जो ख्याल है वो पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के जो दायराकार है उसकी हद तक तो आप कह सकते हैं कि ठीक है, लेकिन अगर आप रियासत और पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ सरकारी इदारे हैं उनके ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करें तो मैं समझता हूँ कि अभी बहुत सारा सफर बाकी है। जी, उमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उमर चीमा भी तवील अरसे से तहकीकाती सहाफ़त के साथ मुंसलिक हैं। उमर चीमा साहब ये फरमाइए कि कौन सी इंफॉर्मेशन है जो आवाम को दरकार होती है सरकार से? देखें, अगर हम जो इन कवानीन की बात करें तो इसमें वो तमाम महकमे जो एक टैक्स पेयर मनी से, जो एक सरकारी खजाने से जिनकी फंडिंग होती है जी, इवन ऐसे निजी इदारे या गैर सरकारी इदारे कह लें कि जिनको किसी तरह भी एक सरकारी या एक अवामी पैसा मिलता है, उन तमाम से सवालात पूछे जा सकते हैं। अब जो उसका मेयार है कि उन्हें किस तरह की मालूमात दरकार होती है, ये फ़र्क होता है। एक आम शहरी को हो सकता है कि जो एक उनके मसलन वो बिजली के रिलेटेड मामला हो, वो पुलिस से कोई FIR या कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन उन पर कोई मामला चल रहा हो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, पासपोर्ट के हवाले से चाहिए। इसी तरह जो जर्नलिस्ट होते हैं वो भी अवाम के बिहाफ पर काम कर रहे होते हैं, यानी कि हम कोई ऐसा नहीं होता कि जिस तरह आमतौर पे वकील किसी का केस कंटेस्ट करते हैं कोई एक इंडिविजुअल का, तो जो एक जर्नलिस्ट होता है उसको एक पब्लिक सरोगेट कहते हैं कि उनकी एक नुमाइंदगी कर रहे होते हैं और उन तक मुख्तलिफ मालूमात ला रहे होते हैं। तो ये तो हर महकमे से उन्हें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है और डिपेंड करता है कि मैं किस चीज़ पर तहकीक कर रहा हूँ। वो क्या FBR के बारे में है, क्या वो डिफेंस मिनिस्ट्री के बारे में है, क्या वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के बारे में है, या वो ऑडिट के बारे में है। तो ये लेकिन ये है कि ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इसके लिए एक तरीका तय है कि कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिक डोमेन में आती है जी। अब मसला ये है कि इसके एक दो पहलू हैं। एक तो ये है कि इंफॉर्मेशन देने वाले और इंफॉर्मेशन लेने वाले। जो इंफॉर्मेशन देने वाले हैं उनकी ट्रेनिंग इस तरह से हुई है कि आपने इंफॉर्मेशन को दबाना है। अब ये बड़ा अहम नुकता आपने हाईलाइट किया कि इंफॉर्मेशन को दबाना है, शेयर ही नहीं करना। हाँ, नहीं, वो तो यानी कि ये है कि उसमें एक बड़ी एक आप समझिए कि जैसे डिसएडवांटेज है कि मैं अगर एक सरकारी अफसर हूँ तो मैंने कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है जो कि एक मांगने वाले का कानूनी हक है, तो हो सकता है कि मेरे जो अफसराने वाले हैं वो इस बात से नाराज हो जाएं कि आपको इतनी जल्दी कौन सी पड़ी हुई थी। ये ऐसे ही है कि जैसे अगर टैक्स के मामले में आप बात करें तो कई टैक्स अफसरान बताते हैं जी कि जो रिफंड हमने देना होता है वो एक टैक्स पेयर का हक होता है जिसका रिफंड बनता है, लेकिन ये बड़ी एक गलत प्रैक्टिस समझी जा रही होती है एक टैक्स के डिपार्टमेंट में जी कि आपने रिफंड इतनी जल्दी क्यों दे दिए, ये पैसे हमने दबाने थे, आपने इनको कंट्रोल आपने आगे दे दी है। तो इन्फॉर्मेशन के मामलात में भी ऐसा है, लेकिन जूं लोग उनसे सवालात पूछते रहेंगे उनको भी अवेयरनेस आएगी। अभी उनका ज़हन बनते हुए, ज़हन साजी होते हुए टाइम लगेगा। कानून मौजूद है, लेकिन कानून का जो इतलाक है, कानून का जो इस्तेमाल है वो उसको ज्यादा एक इफेक्टिव और मौसर बनाता है। यानी कि अगर शहरी जो है वो इसका इस्तेमाल करेंगे तो वो उतना ज्यादा मौसर हो जाएगा।
जिस तरह आजम साहब जो है इंडिया की मिसाल दे रहे थे, इंडिया और हम में ये फर्क है कि उधर सिविल सोसाइटी की तरफ से एक बड़ी स्ट्रांग मूवमेंट आई जिसकी वजह से आगे राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ आया। हमारे यहाँ जो है यानी कि आमतौर पे अनफॉर्चुनेटली इधर सिविल सोसाइटी को इतना ज्यादा तवाना होने नहीं दिया, जिधर को 4 लोग उठते हैं उनको दबा दिया जाता है, तो इस तरह से वो मूवमेंट चल नहीं पाई। लेकिन फिर भी ये है कि ये एक इंटेलिजेंसिया में जो एक दानश्वर हल्के हैं, जो कोई मुख्तलिफ गैर सरकारी तंजीमें हैं, उन्होंने भी कैंपेन चलाई। फिर ये है कि जो कोई सियासतदान है, कोई इसको जिस तरह पीटीआई वाले हैं वो इसको एज अपना एक कैंपेन का हिस्सा बनाकर ले आए, उसकी वजह से भी एक प्रेशर डेवलप हुआ। उन्होंने भी गो के वो केपी में ला ले तो आए, लेकिन जितना पहले 5 साल चला है वो उतना मौसर नहीं रहा, उनको फिर फील होना शुरू हो गया हीट, और उन्होंने किसी न किसी तरीके से उसके पर काटने शुरू किए ताकि जो है इनके लोग भरपूर तरीके से इस्तेफादा ना कर सकें, या दूसरे अल्फाज में हुक्मरान जो है इनको उनका इनके भरपूर तरीके से एहतसाब ना हो पाए। जी, अदरवाइज नहीं मिलती। उमर चीमा साहब, ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक पे चलते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम दस्तक में एक मरतबा फिर खुश आमदीद, और हम बात कर रहे हैं इत्तलात तक रसाई। इत्तलात तक रसाई अवाम का हक है, लेकिन इसमें बहुत सी रुकावटें। हमारे दोनों सीनियर सहाफ़ियों ने, उमर चीमा और उनके साथ जो एजाज़ सैयद है, उन्होंने कहा कि अभी तरबियत जो है जब तक वो नहीं दी जाएगी ब्यूरोक्रेसी को, सरकारी अफसरान को, चाहे वो एक थानेदार है, चाहे वो एक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है। आज़म साहब, आप तवील अरसे तक ब्यूरोक्रेसी में रहे और अब आप चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं, ये तरबियत कैसे मुमकिन होगी? कब ब्यूरोक्रेसी को ये एहसास होगा कि आवाम तक हमने कुछ ना कुछ जो है वो देना, अगर वो कुछ पूछें तो हमने छुपाना नहीं है? जी, जो एजाज़ साहब ने और उमर चीमा साहब ने जो चैलेंज का जिक्र किया है, मैं उससे टोटली एग्री करता हूँ। असल मसला ये है कि हमारे यहाँ कॉलोनियल लेगेसी थी, उसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट था 1923 का, जिसके तहत जो सरकारी अफसरान कहते थे कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो हम उसके मालिक हैं और हम किसी को नहीं देंगे। अब उस माइंड सेट को चेंज करने के लिए बड़ा टाइम लगेगा। ये हमारे पास आर्टिकल 19A का जो इजाफा हुआ था वो 18वीं तरमीम के बाद 2010 में हुआ था। आर्टिकल 19A में एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन को एक बुनियादी हक के तौर पर जाना गया। बुनियादी हक अब ये आइन का हिस्सा है। जी, आइन का हिस्सा है। और इस सिलसिले में तरबियत जहाँ तक तल्लक है, ये भी हमारा एक अवेयरनेस क्रिएशन करना, अवेयरनेस आवाम में इसके बारे में आगाही, और जो ब्यूरोक्रेसी सिविल सर्वेंट है उनकी तरबियत, वो भी हमारे कमीशन के जो फंक्शन है उनका एक हिस्सा है। और इस सिलसिले में हमने काफ़ी प्रोग्रेस की है, और आप यकीन कीजिए कि अभी हमारे हालांकि एक्ट 2017 में हुआ था, तो उसके था कि विद इन 1 मंथ ऑफ एनेक्टमेंट हर जो डिपार्टमेंट है, कोई फेडरल सेक्रेटेरिएट है या ऑटोनमस बॉडी है, उसने एक पब्लिक इंफॉर्मेशन अफसर ग्रेड 19 का लगाना था, लेकिन 2018 तक किसी ने नहीं लगाया था। हमने आते ही सब डिपार्टमेंट के हेड को लेटर लिखा कि अगर सेक्शन 9 के तहत आपने पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर लगाने हैं। अभी तक हमारे पास कोई 150 के करीब ऑर्गेनाइजेशन के पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर लगे हैं। इसमें काफ़ी टाइम लग रहा है। फिर हमने पब्लिक 150 के करीब लग चुके हैं। जी, और वो इसमें ये नॉन सिविल सर्वेंट्स हैं, ये सिविल सर्विसेज से लिए गए, इंक्लूडिंग डिवीजन, कारपोरेशन, मेन मिनिस्ट्रीज और सब में। इस जो एक्ट है, इसमें सबसे अहम जो बात, खूबसूरत बात ये है कि हमारी एक सेक्शन 5 है जिसमें है प्रो एक्टिव डिस्क्लोजर। उसमें यह है कि हर डिपार्टमेंट ने एक अपनी इंफॉर्मेशन को अपनी वेबसाइट पे लगाना है। उसमें ए से लेकर आई तक कोई 15-16 कैटेगरीज हैं, वो बड़ी क्लियरली इसमें मेंशन है सेक्शन 5 में। और हम जो ना इस सिलसिले में सब डिपार्टमेंट को लेटर लिखने हैं, और अब हम हमारे पास क्योंकि स्टाफ की कमी है, वरना हम उनके जो वेबसाइट है उनको भी मॉनिटर करते हैं गाय बगाए, क्योंकि हमारे पास स्टाफ की कमी है, वो उसरा नहीं कर सके। फिर हमें इख्तियार है कि हम आप डिपार्टमेंट को ये इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आपने ये क्यों नहीं लगाया। हमारे जो डिटेल आर्डर इशू होते हैं हमारे वेबसाइट पे मौजूद हैं। उसमें एक तो उस पर्टिकुलर केस के बारे में आर्डर होता है कि आपने ये इन्फॉर्मेशन इस शहरी को देनी है। उसके बाद उसमें आर्डर में ये होता है कि आप सेक्शन 5 जो प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन है वो लगा दें।
एजाज सैयद साहब, ये बताइए कि अब आर्टिकल 9 का आर्टिकल 19A के तहत इस बात को यकीनी बनाया गया है कि अवाम यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन अवाम का हक है, ख़ास तौर पे सहाफ़ियों का। लेकिन जब कभी भी किसी किस्म की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, जिस तरह आज़म साहब ने बताया, वहाँ पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो लगा के उस इंफॉर्मेशन को छुपा दिया जाता है। तो आप कुछ बताइए कि इन तमाम तर एक्ट्स के बावजूद, ये एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट के बावजूद, कितना मुमकिन हुआ है इतलात तक रसाई का मामला, या अभी भी उसी तरह रुकावटें हैं? देखिए मतीन साहब, मालूमात तक रसाई का जो मामला है, पहले हमारे पास एक जो लीगल कहें कि पावर नहीं थी, अगर थी तो बड़ी कमजोर थी ऑर्डिनेंस 2002 के तहत। अब हमारे पास एक रिलेटिवली बेहतर लीगल पावर है शहरियों के पास, और जब कोई इदारा नहीं मालूमात तक फ्राहमी के कानून के तहत मालूमात नहीं फ्राहम करता, तो फिर हम पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में आजम साहब के पास चले जाते हैं, यहाँ पे आके एप्लीकेशन देते हैं, कोई भी शहरी दे सकता है। लेकिन यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम मैं बड़ी जरूरी है यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ कि उमर चीमा हमारे साथी हैं, इन्होंने पिछले दौर में मुस्लिम लीग नून के दौर में इन्होंने एक दरखास्त दी थी मालूमात तक रसाई के कानून के तहत ही कि उन वकला के बारे में मालूमात दी जाएं, उन कंपनियों के बारे में मालूमात दी जाएं, लॉ कंपनियों के बारे में, जो मुख्तलिफ हुकूमतों के दौर में हुकूमतें उन्हें इंगेज करती रहीं, कितने कितने पैसे वो लेते रहे और किस किस केस में वो लेते रहे। उस केस में उमर को मालूमात नहीं दी गई हुकूमत की तरफ से, हालांकि ये कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन नहीं थी और वो सीक्रेट मालूमात नहीं थी। उमर चूंकि हमारे साथ हैं, जरा बात को वो आगे भी बढ़ाएंगे। फिर बाद में जब ये कमीशन कायम हो गया तो मैंने दोबारा एप्लीकेशन वही दी कि जी वो मालूमात हमें फ्राहम की जाए। मुझे वजारत कानून ने मुझे भी उमर की तरह मालूमात नहीं दी, लेकिन इस दफा हुआ ये कि मैं कमीशन में चला गया और कमीशन में अपील की, तो कमीशन ने मेरे हक में फैसला दे दिया कि जी ये पब्लिक मालूमात है, ये दी जानी चाहिए। अब मैं इस बात से बड़ा खुश था कि जी मालूमात पब्लिक हो गई हैं, तो अब तो ये मिलेंगी। लेकिन हुआ ये मतीन साहब के लॉ मिनिस्ट्री वो कमीशन के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चली गई है। अब मामला ये है कि हमारा जो कमीशन है उसके पास एक सिविल जज की पावर्स हैं, इसके पास किसी हाई कोर्ट के जज की पावर्स नहीं है मतलब सिविल जज की पावर्स हैं जो स्टेचर में बहुत कम है। जी हाँ, तो अब ये मामला जूं का तू ही है। हमारे दोस्त मतीउल्लाह जान जो है उनको आपको पता है इस्लामाबाद से अगवा किया गया था। सेंटर फरतुल्लाह बाबर साहब ने दरखास्त दी वजारत दाखिला को कि हमें सेफ सिटी की फुटेज दी जाए, उस दिन क्या हुआ किस तमाम सड़कों पे। कमीशन ने फैसला उनके हक में दे दिया और अभी तक वजारत दाखिला ने वो मालूमात फराहम नहीं की। तो ये कमीशन भी बन गया है, सारी चीजें हो गई हैं, लेकिन जहां पर ब्यूरोक्रेसी ने जोर आजमाई कर रही है वो वहां पर मौजूद है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी उमर चीमा साहब क्या कहेंगे इसी नुक्ते को, जहां जहां ब्यूरोक्रेसी अपना असर अपना जोर दिखाती है इंफॉर्मेशन को रोकने के हवाले से, वो उसका असर काम दिखा जाता है। जी क्या कहेंगे? देखिए मेरे वो जिस तरह कहते हैं ना कि तू तीर अजमा हम जिगर अजमाए, मेरे ये एक मुसलसल और ना खत्म होने वाली जिद्दोजहद है, यानी कि अपने राइट के लिए फाइट करना जी। और मुझे इस बारे में कभी भी अभाम नहीं रहा कि कोई चीज़ें आसानी से नहीं मिल जाती हैं। और फिर ये है कि जब नस्ल दर नस्ल, यानी कि एक चीज़ अगर इधर ब्यूरोक्रेसी ने फर्स्ट टाइम देखी हो जी कि हमें को पूछने वाला आया है, तो उन्हें तो इसके लिए अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार होने के लिए या एक इस चीज़ को पर ज़हनी तौर पर आमादा होने के लिए भी उन्हें टाइम लगेगा। तो जिस तरह कहते हैं ना कि अगर बैड डेमोक्रेसी का हाल ये है कि मोर डेमोक्रेसी, कि वो जितनी बार प्रैक्टिस होगी उसमें उतना वो जो है यानी कि वो बेहतर होती जाएगी, उसमें से गंद जो है वो फिल्टर आउट होता जाएगा। इसी तरह जो राइट टू इंफॉर्मेशन का लॉ है, इसको मौसर बनाने का बेहतरीन तरीका ये है कि हम उसको उतना ज्यादा प्रैक्टिस करें। अब यानी कि ये हमें करना चाहिए, यानी कि मेरे ख्याल ये सिर्फ जर्नलिस्टों के लिए तो नहीं है, लेकिन ये है कि जो पूरी आवाम के लिए बिल्कुल सबसे ज्यादा
जो जर्नलिस्ट हैं उनको इसको एज अ टूल ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन तो चाहिए ना, जी हमें बिल्कुल। इसको उसका ज्यादा इस्तेमाल करते रहना चाहिए। और यानी कि हमें देखकर और शहरी जो है यानी कि उनमें भी एक शऊर आएगा, और फिर ये है कि ऐसा इस तरह जो ब्यूरोक्रेसी है उसका भी माइंड बनेगा। जो पिछले लॉ की निस्बत इसमें एक बेहतरी है वो ये है कि ये जो जुडिशल पावर की बात हो रही है ना सिविल जज की, पिछले लॉ में वो भी नहीं थी। यानी कि जो फेडरल अम्बड्समैन के पास आप जाते हैं तो फेडरल अम्बड्समैन के पास रिकमेंडेशन की पावर थी कि आप जो है वो रिकमेंड कर देते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, वो भी एक हुक्म नहीं दे सकते थे, और उनकी जो सिफारिश है वो आगे सदर के पास जाकर चैलेंज हो जाती थी। जी, यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाजरीन, प्रोग्राम दस्तक में एक मरतबा फिर खुश आमदेद। हम बात कर रहे हैं इत्तलात तक रसाई का कानून और उसके बाद बनने वाला कमीशन। जी आज़म साहब, आप कोई जवाब देना चाह रहे थे? जी, दो चीज़ें हैं। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि ये जो इत्तलात तक रसाई का कानून है, इसकी जो प्रीएम्बल है उसमें लिखा हुआ है कि टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड रिड्यूस करप्शन एंड मेक द पब्लिक सर्वेंट मोर एक्सेसिबल एंड मोर रिस्पॉन्सिबल टू द सिटीज़न। तो ये तो इसकी पर्पज़ हो गई। बदनवानी का भी खात्मा। जी जी, शफाफियत और चीज़ें नज़र आनी चाहिए जबकि छुपाई ना जाएं। तो मैं इससे बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो रिसेंटली हमने जो ऑर्डर किए हैं उससे पब्लिक को कितना फ़ायदा हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं 2-3 महकमों का जिक्र करूँगा। एक सिविल एविएशन अथॉरिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड्स, इनमें जो जैनिटर स्टाफ होता है उसको मिनिमम वेजेस से भी कम यानी कि 10 से 12 हज़ार माहाना तनख्वाह मिल रही थी। तो एक शहरी हैं कराची के, और बुज़ुर्ग शहरी हैं, उन्होंने एक रिक्वेस्ट डाली सिविल एविएशन अथॉरिटी और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन डिवीज़न को कि आप मुझे उस कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी दें जिसके तहत आपने जो कॉन्ट्रैक्टर से ये जनरल स्टाफ हायर किया हुआ है। तो जब वो उन्होंने नहीं दी तो उन्होंने हमारे पास अपील की, तो हमने उस ऑर्डर में उनको वो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी लेके दी। कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी लेके दी जो एक खुफिया दस्तावेज नहीं थी, और उसमें वो कॉन्ट्रैक्टर साहब 25,000 रुपया फी पर्सन चार्ज कर रहे थे, और उनको 12,000 और जो मिनिमम जो कम से कम तनख्वाह जो हुकूमत का तसव्वुर है उसकी वायलेशन 17,300 या 500 है, मेरे ख्याल में 17,300 है। तो उसके बाद वो सिविल एविएशन अथॉरिटी ने वो जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको मनसूख किया और उनको अब वो मिनिमम वेज से थोड़ा ज़्यादा ही मिल रही है। इसी तरह कंटोनमेंट बोर्ड का था मसला, उन्होंने भी वो कर दिया। इवन सो कायद-ए-आज़म के मज़ार पे जो गार्ड थे उनसे 12 घंटे की ड्यूटी और उनको 12,000 रुपया, वो बाकायदा सोशल मीडिया पे एक चली, और वही नईम सादिक साहब एक शहरी हैं, उन्होंने दरख्वास्त हमें डाली कराची के जी, तो वो हमारे हमारे कहने पे फिर उनको कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी मिली। अब उन सब को मिनिमम वेज मिलना शुरू हो गया। इसी तरह कलेक्टिवली जो लोगों ने पूछा, हमारे एक सेक्टर यहाँ पे आपको इस्लामाबाद पता है G14 है, उसमें पानी को सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट था और वो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक शहरियों को पानी नहीं मिल रहा था। एक मुअज़्ज़ज़ शहरी ने हमें उनको दरख्वास्त दी फेडरल गवर्नमेंट हाउसिंग अथॉरिटी को, और उसका जवाब नहीं मिला। उन्होंने हमारे पास से अपील की, हमने अपील पे हियरिंग की और उस पर डिटेल फैसला दिया। वो कॉन्ट्रैक्टर का कॉन्ट्रैक्ट मनसूख हुआ और नए कॉन्ट्रैक्टर के तहत उनको अब पानी मिलना शुरू हो गया। ये मतलब तो ये चीज़ें असर दिखा रही हैं। जी, अच्छा खासा दिखा रही हैं। अब इसमें आइडियल सिचुएशन नहीं है, और उसमें मैं मानता हूं कि इसमें अभी तक ब्यूरोक्रेटिक हर्डल है हमारे। इसी तरह सिविल एविएशन के एक शहरी ने ये कहा कि जो एयर टिकट होता है उस पर शराइत होती हैं कि अगर कैंसलेशन होगी तो आपको ये फैसिलिटी, तो उसमें हमारे यहाँ बाकी पूरी दुनिया में IHATA का एक कानून है कि टिकट पे वो चीज़ें या उनकी वेबसाइट पे लिखी होती हैं, तो उनमें नहीं लिखी होती थी। हमारे कहने पे वो फैसला हुआ और उन्होंने वो टिकट पे लिखना शुरू कर दिया। और उस शहरी, वो भी एक फार्मर ब्यूरोक्रेट सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा जी आप लोगों ने पेपर से स्टील को काटा है। तो पेपर से स्टील को काटा है, तो क्या बात है, क्या मुहावरा ये है। हमारा चैलेंज है। और ज़ाहिर है एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के होते हुए एक माइंडसेट बना हुआ है, उसको चेंज करने में टाइम लगेगा। एजाज सैयद साहब बड़ा उन्होंने कहा कि
कागज़ से आयरन को काटा गया है, तो लेकिन सिलसिला चल पड़ा है। आप कैसे समझते हैं कि कुछ माइंडसेट बदलेगा, इत्तला तक रसाई मुमकिन होगी, कागज़ से लोहे को काटना है? मैं ईमानदारी से समझता हूँ कि मालूमात तक रसाई का कानून एक इनकलाब है। जी। सिर्फ इतनी दूर तक का जितनी दूर तक हम उस पर अमल दरामद नहीं करते, चाहे शहरी हो चाहे सरकार हो। और इस इनकलाब के जो मरकजी किरदार हैं उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के रजा रबानी, उनको क्रेडिट दिया जाना चाहिए। मुख्तार अहमद अली ये पाकिस्तान में आरटीआई के बानी है, उनको क्रेडिट दिया जाना चाहिए। और ये जो हमारे 3 कमिश्नर्स हैं, आजम साहब, जायद अब्दुल्ला साहब और फवाद मलिक साहब, इनको भी क्रेडिट देना चाहिए कि ये जो शहरियों के हुकूक की ये जो जंग है उसमें ये फोर फ्रंट पे हैं। तो हमें इन्हें भी मजबूत करना होगा। और आपका भी बहुत शुक्रिया मतीन साहब कि आपने आमतौर पे जो टेलीविजन चैनल हैं वो रेटिंग्स के लिए चटपटे मौजूआत लेते हैं, लोगों के हुकूक की बात नहीं करते। तो मुझे खुशी है कि आपने इस मौजू के ऊपर ये प्रोग्राम रखा और आपने तमाम लोगों को दावत दी। एजाज साहब ये बताइए कि अब आपने बड़ा अहम जुमला ये कहा कि अब ये बड़ा एक इनकलाब है कि इत्तला तक रसाई, और जिस तरह आजम साहब ने कहा कि पहले ये सोच ही नहीं थी, तसव्वुर ही नहीं था, इंफॉर्मेशन छुपा दी जाए। बदनवानी की बात करें तो आप तहकीकाती रिपोर्टिंग करते हैं, जहां करप्शन बदनवानी होगी जानबूझ के छुपाई जाएगी, हालांकि वो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि इस हवाले से कुछ तब्दीली, कुछ इनकलाब की जो बात की, ये कुछ बदलेगा कल्चर, कुछ तब्दीली आएगी ब्यूरोक्रेसी के अंदर, सहाफ़ियों तक, मीडिया तक इंफॉर्मेशन ख़ास तौर पर बदनवानी से मुतल्लिक जो है? मैं समझता हूँ, मेरा ईमान है, आप हमारे पड़ोस में हिंदुस्तान में दिल्ली की हुकूमत देख लीजिए, वहां पर केजरीवाल ने मालूमात तक रसाई के कानून पर अमल दरामद किया, उसका कैंपेनर था ये शख्स। और केजरीवाल ने मोदी हुकूमत को शिकस्त दी है इसी राइट टू इंफॉर्मेशन के लॉ के तहत। और अभी वो वहां पे चीफ मिनिस्टर हैं साल 2015 से, और उन्होंने वहां पर राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ पर अमल दरामद करते हुए तमाम चीजों को पब्लिक कर दिया है। तो ये जो मूवमेंट है ना पूरी दुनिया में 1766 में स्वीडन से जो चली हुई है, इसने अल्टीमेटली पाकिस्तान में आना है। और जितनी ज्यादा इस पे अवेयरनेस होगी, जितने ज्यादा इस पे लोगों तक मालूमात मिलेगी इस कानून के बारे में, उतना ज्यादा ही अच्छा होगा। और मेरा ईमान है कि ये वक्त आहिस्ता आहिस्ता जरूर बदलेगा। जी आजम साहब, वक्त कम है, वे फॉरवर्ड क्या 2021 में आपका विजन क्या है? बीइंग चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, आपके कोई अहदाफ होंगे 2021 में, मजीद इसको किस तरह बेहतर बनाना है? जी, हमारी कोशिश है कि इसमें जो आवाम में इसकी आगाही के लिए एक मुहिम चलाई जाए। उस सिलसिले में हम काफ़ी कर भी रहे हैं। हम पेशावर से लेकर कराची तक अहम शहरों में गए हैं। वहाँ पे हमने प्रेस क्लब में जो बार काउंसिल्स हैं और जो मेन जो एजुकेशन के इदारे हैं उनमें जाके लोगों में आगाही पैदा करने की कोशिश की है। लेकिन इसमें बहुत अभी कम एफर्ट है, और क्योंकि ये कोरोना की वजह से हमारा थोड़ा स्लो हो गया। तो जब तक आवाम ये इस बारे में नहीं होंगे, मैं समझता हूँ कि तरक्याती कामों में ट्रांसपेरेंसी डेवलपमेंट वर्क के लिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है इस मुल्क में, अनफॉर्चुनेटली मैं इट्स ओपन सीक्रेट, और आपके जो जितने भी करप्शन केसेस ये वो सारे डेवलपमेंट रिलेटेड फंड से ही होती हैं। तो डेवलपमेंट फंड के लिए अगर हर कॉन्ट्रैक्ट जो कोई भी मंसूबा शुरू करती है हुकूमत, उसके लिए वो हर जगह पे लिखा होना चाहिए बोर्ड पे कि ये टोटल लागत जो इस पे इतनी है और कॉन्ट्रैक्ट फलानी कंपनी के पास है, ये चीज़ और इन्होंने इतने अरसे में कंप्लीट करना है, और उसकी ये स्पेसिफिकेशन है। आज़ाद साहब ने इंडिया की बात की, तो इंडिया में तो उन्होंने रोड कंस्ट्रक्शन पे बाद बड़े बड़े प्रोजेक्ट में वो आरटीआई इस्तेमाल करके कॉन्ट्रैक्टर को मजबूर किया। तो हमारे मुल्क में अगर जब तक ये चीज़ें नहीं आएंगी, हमारे अभी वो ऑडिट पैराज पे और छोटी मोटी करप्शन के लिए भी आ गए। ऑडिट पैरा देने के लिए भी लोग तैयार नहीं थे, लेकिन हम शुक्रगुजार हैं ऑडिटर जनरल पाकिस्तान के दफ्तर के, उन्होंने हमें आके ब्रीफ भी किया और उन्होंने सबसे ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन उनको आई, ऑडिटर जनरल भी अब इन्फॉर्मेशन दे रहा है जी ऑडिट पैराज पे। वो उनका ये कहना है कि जबकि ऑडिट पैरा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नेशनल असेंबली में ले डाउन हो जाती है रिपोर्ट, वो तो पब्लिक हो जाती है। लेकिन हमारे इदारे जो ब्यूरोक्रेसी जो आप बात कर रहे थे, लेकिन वो कहते हैं कि ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, हमारे पास केसेस आए, ऑडिट पैरा सीक्रेट डॉक्यूमेंट है जी। देन वी कन्वेंस, उसमें हमारे काफ़ी 15-20 एक ही तरह के केसेस थे। तो अब अल्लाह का शुक्र है, हमारे कुछ 40 महकमों से हमने रिपोर्ट मांगी है कि आपने प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर कितना किया है। तो उसमें कुछ महकमों के पास जो दरखास्तें आती हैं वो खुद देना भी शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी आइडियल सिचुएशन नहीं है, इसके लिए चैलेंजेस हैं। और इंशाल्लाह
हमें उम्मीद है कि विद इन नेक्स्ट 6 मंथ हमारे पास दरखास्तें और भी आना शुरू हो जाएंगी, स्पेशली जो हमने ऑनलाइन मैकेनिज्म पोर्टल बनाया आपने। पोर्टल बनाया है, तो वो उससे आना शुरू हो गई हैं और उससे काफ़ी एक इट विल बी गेम चेंजर। और ये मैं कहता हूँ कि जो तरक्याती कामों में जो हमारे यहाँ ये एक ट्रेंड है कि सियासी बुनियादों पर ठेका दिया जाता है, उसमें 30% पे कम करके वो सब कॉन्ट्रैक्टिंग हो जाती है, विच इज़ टोटली कानून के ख़िलाफ़ है, लेकिन हमारे मुल्क में राइज है। तो जब तक अवाम ये इस तरह के रिक्वेस्ट नहीं डालेंगे उस वक्त तक ये मसाइल हल नहीं होंगे। बाकी हमारे पास सेक्शन 20 के तहत पावर है, अगर हमारे आर्डर की खिलाफवर्जी की जाती है तो अब हम शोकाज नोटिस दे रहे हैं, अब हम उस पर फाइन भी करेंगे और हमने रिसेंटली भी कार्रवाई भी होगी। एक रिसेंटली एक केस में हमने वो हमें इख्तियार है कि हमें पता चला कि प्राइमा फेसिया उसमें टेम्परिंग की गई है जो रिकॉर्ड में, तो हमने वो केस FIA को इंक्वायरी के लिए आगे रेफर कर दिया। क्विकली सिर्फ ये बताइए कि अगर कोई महकमा गलत इन्फॉर्मेशन दे दे, झूठ दे दे, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन ना दे, तो उसको आप कैसे क्रॉस चेक कैसे करते हैं? क्रॉस चेक इसी तरह करते हैं, जब हमें एविडेंस मिल जाता है। इस केस में एक केस में हमें एविडेंस मिल गया था, क्योंकि उसमें जो मुख्तलिफ महकमों की तरफ से हमें डॉक्यूमेंट दिया गया कुछ और था, रॉन्ग था। नहीं, वो 4-5 फेडरल सेक्रेटरी की तरफ से आया वो और था, एक जो ऑर्गेनाइजेशन जिसने वो मिनट्स बनाए थे उनका डॉक्यूमेंट और था, और उससे काफ़ी इफेक्ट हुआ। उस पर हमने फैसला दिया और हमने फिर वो FIA को रेफ़र किया। जो भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट हमारे पास हो और उसमें कोई रिकॉर्ड टेम्परिंग की जाए तो हम वो कंसर्न एजेंसी को कर सकते हैं, हमारे पास वो पावर है और हम उसको अब इस्तेमाल करेंगे। शुरू में तो क्योंकि आगाही नहीं थी, हमने थोड़ा सा लाइट रखा, लेकिन अब हमारे आर्डर पे अगर वो आर्डर चैलेंज नहीं हुए तो वो करेंगे। उसमें असल ये भी मसला आ रहा है कि कुछ डिपार्टमेंट कहते हैं कि हमें ये हम इस एक्ट के तहत है ही नहीं है, मतलब फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, हालांकि इसमें लिखा हुआ है कमीशन, तो वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के तहत है। बिल्कुल फंडिंग ईवान सदर वाले जी, वो भी नहीं इसको मानते जी। सेनेट के एक केस में सेनेट एक चेयरमैन से उन्होंने अनडेटेड लेटर लिखा दिया कि सेनेट का ऑल रिकॉर्ड इज सीक्रेट, हालांकि इसमें लिखा हुआ है कि नेशनल असेंबली, सेनेट, इट्स सेक्रेटेरिएट आर इंक्लूडेड इन द पब्लिक बॉडी, यानी कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो ये चैलेंजेस हैं, वो ये इंशाल्लाह हो जाएगा। जी नाजरीन, चैलेंजेस बिल्कुल हैं इत्तलात तक रसाई के, लेकिन आवाम के लिए ये बहुत बड़ा एक इनकलाबी कदम है और आवाम को चाहिए कि एक्सेस टू इंफॉर्मेशन के तहत जो इंफॉर्मेशन कमीशन बनाया गया और इसमें इसका जो पोर्टल बनाया गया उसे आप हर सूरत में इस्तेमाल करें अपने अवामी मसाइल के हल के लिए। जहाँ कहीं आप सरकारी महकमे में कोई गड़बड़ देख रहे हैं, किसी रूल की वायलेशन देख रहे हैं, आप इंफॉर्मेशन कमीशन पे जो ऑनलाइन कंप्लेन पोर्टल है उसको इस्तेमाल कीजिए। इसी तरह आवाम सरकारी अफसरान को, सरकारी महकमों को, सरकारी मुलाजमीन को उनको अकाउंटेबल कर सकेगी और यही नया पाकिस्तान का असल तस्वर है। प्रोग्राम दस्तक की टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।